जुए वाली बहू की सुहाग रात। ये लड़की कहाँ रह गई है, ना जाने तैयार भी हुई होगी या नहीं। इसके कमरे में ही जाकर देखना पड़ेगा। भावना, तू तैयार हो गई क्या? भावना, ये तू क्या कर रही है? माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं जुओं की कंघी कर रही हूँ। लेकिन अभी क्यों? तुझे पता नहीं तुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं और तू यहाँ तैयार होने की बजाय आराम से बैठकर अपने सर से जुएं निकाल रही है। क्या करूं मैं? खुजली इतनी हो रही थी कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तेरी जुओं ने मेरा जीना हराम कर दिया है। घर में हर जगह सिर्फ तेरी जुएं ही हैं। कितनी बार कहा था कि अपना सर साफ रखा कर, किसी और की कंघियों का इस्तेमाल मत किया कर, लेकिन नहीं, अब पड़ गई ना तेरे सर में जुएं। माँ, मेरे पास आपकी बातें सुनने का टाइम नहीं है। मुझे मेरी जुएं निकालने पर कंसंट्रेट करने दो। हे भगवान, ना जाने क्या होगा इसका। अपनी जुएं निकालना बंद कर और जाकर तैयार हो जा। थोड़ी ही देर में रिश्ते वाले आने वाले होंगे और याद रख, उनके सामने सर पर पल्लू रखकर आएगी। पिछली बार भी तुझे देखने के लिए लोग आए थे, तेरा पल्लू हट गया था, सभी लोग तेरे सर की जुएं देखकर भाग गए थे। अगर इस बार ऐसा हुआ ना तो तेरे सर के सारे बाल काट दूंगी, ना रहेंगे बाल और ना रहेंगे जुएं। आरती की बात सुनकर भावना जल्दी से उठकर तैयार होने लगती है। भावना के सर में बचपन से ही जुएं होती हैं। भावना की माँ आरती ने कई सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया था, लेकिन भावना के बालों पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। भावना जहाँ भी जाती तो उसके सर से जुएं गिरती रहती, जिससे भावना हमेशा परेशान रहती। कभी किचन, कभी हॉल, कभी बेडरूम, तो कभी टॉवल में। ये सब देखकर आरती को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आरती भी मजबूर होती है क्योंकि उसे पता था उसके पास इन सारी चीजों को झेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी ही देर में रिश्ते वाले भावना को देखने के लिए आते हैं। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। इतनी संस्कारी लड़की आज के जमाने में कहाँ ही मिलती है। देखो तो जरा, आज के टाइम पर भी इसने कैसे सर पर पल्लू रखा हुआ है। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। आप तो बस अब शादी की तैयारी शुरू कर दें। काहे की संस्कारी, असलियत तो मैं ही जानती हूँ इसके सर पर पल्लू रखने की। हे भगवान, इसका रिश्ता तो तय हो गया, लेकिन शादी के बाद इसके ससुराल वालों को इसकी सर की जुओं से बचा कर रखना। मैंने तो इसे झेल लिया, लेकिन ना जाने इसके ससुराल वाले इसे कैसे झेलेंगे। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते भावना की शादी हो जाती है। आदत से मजबूर शादी के बाद भी भावना अपना सर खुजाना नहीं छोड़ती। गृह प्रवेश होते ही भावना सर में खुजली करना शुरू कर देती है। भावना बहू, क्या हुआ? मैं जब से देख रही हूँ कि तू सर खुजाई जा रही है। फेरों में भी तेरा हाथ तेरे सर पर ही था। माँ जी, पार्लर वाली ने ना हेयर स्टाइल बनाने के टाइम जो हेयर सेट स्प्रे लगाया था, लगता है उसी से खुजली हो रही है। लगता है बहू वो स्प्रे खराब था। तू अपने बालों को अच्छे से धो लेना, ठीक है? ठीक है माँ जी। अब इन्हें कौन बताए, ये खुजली तो मेरी जिंदगी भर की है। जुओं ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर रखी है। अगर यहाँ किसी को पता लग गया कि मेरे सर में जुएं हैं तो मैं पहली लड़की होंगी जिसका पति उसे उसके सिर में जुएं होने की वजह से तलाक देगा। लोग क्या कहेंगे, कितनी बेइज्जती होगी मेरी। ऊपर से ये खुजली भी बंद नहीं हो रही है। हाथ दुख रहा है सर खुजा खुजा कर मेरा। भावना इतना सोच ही रही होती है कि तभी जयंती भावना को उसके कमरे में ले जाती है। भावना बहू, तू तो अभी थोड़ी देर आराम कर, संजय भी थोड़ी देर में आ जाएगा। जयंती भावना को कमरे में छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद भावना जल्दी से अपने सर का पल्लू हटाकर दोनों हाथों से अपने बालों को पागलों की तरह खुजलाने लगती है। मोरी मैया, ये खुजली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो लग रहा है कि मैं तो एक दिन खुजा खुजा कर ही टकली हो जाऊंगी। भावना पागलों की तरह अपना सर खुजा रही होती है कि तभी वहां हाथों में गुलाब का फूल लिए संजय गाता हुआ कमरे के अंदर आता है। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांस तेरी वो हवाएं। संजय गाना गा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर भावना पर पड़ती है, जो पागलों की तरह अपने सर में खुजली कर रही होती है। खुजली करने की वजह से भावना की जुएं उसके कपड़ों और बेड पर गिर जाती हैं, जिसे देखकर संजय कहता है, भावना, ये सब क्या है? तुम्हारे सिर में इतनी सारी जुएं कहाँ से आई? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बालों में जुएं नहीं बल्कि जुओं में तुम्हारे बाल हैं। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में इतने जुएं कभी नहीं देखे। अब सब लोग मुझे जुएं वाली पत्नी का पति बोलकर बुलाएंगे। एक तो इस खुजली से इतना परेशान हूँ और आप हो कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इधर आओ और इन सारी जुओं को मारना शुरू करो, वरना रात भर ये परेशान करेंगे।
भावना के कहने पर संजय को ना चाहते हुए भी भावना की जुएं मारनी पड़ती हैं। इस वजह से संजय मन ही मन सोचता है, क्या से क्या हो गया। मैंने अपनी सुहागरात के इतने सारे सपने सजाए थे, लेकिन इन जुओं ने उन सारे सपनों पर पानी फेर दिया। सुहागरात बनाने की बजाय मैं यहाँ इसकी जुएं मार रहा हूँ। 2 घंटे जुएं मारने के बाद आखिरकार बेड पर गिरी जुएं खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद भावना और संजय अपनी सुहागरात बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन जैसे ही संजय भावना के करीब आता है तो भावना के सर से जुएं गिरकर संजय के मुंह पर चली जाती हैं, जिसे देखकर संजय डर जाता है। मम्मी मम्मी, जुएं हटाओ मेरे मुंह से। डरने की क्या बात है, ये तो बस मामूली जुएं ही तो हैं। इतने मोटे मोटे जुओं को तुम मामूली जुएं कह रही हो? भाई मैं तुम्हारे साथ इस बिस्तर पर नहीं सो सकता। तुम्हें तुम्हारी जुओं के साथ तुम्हारी सुहागरात मुबारक हो। मैं तो चला सोफे पर सोने के लिए। इतना कहकर संजय जल्दी से बिस्तर से उठता है और सोफे पर सोने चला जाता है, जिसे देखकर भावना को बहुत बुरा लगता है और दोनों ही बिना सुहागरात बनाए सो जाते हैं। अब धीरे धीरे भावना की जुओं से घर में सबको परेशानी होने लगती है, कभी खाने में, कभी टावल में, तो कभी किचन पर जुओं को, जिसे देखकर जयंती और संजय दोनों ही बहुत परेशान होते हैं। भावना बहू, अपने जुओं को संभाल कर रख, तेरी जुओं ने हमारा जीना हराम कर दिया है। जब देखो इधर उधर पड़ी रहती हैं। भला इतनी जुएं किसके सर में होती हैं? मुझे तो लगा था कि तू संस्कारी है, लेकिन मुझे क्या पता था तूने पल्लू अपने सर की जुओं को छुपाने के लिए रखा था। माँ जी, मैं जानती हूँ आप सभी लोग मेरे जुओं से परेशान हैं, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? माँ ने मेरे सर में कई सारी दवाइयाँ लगाई, लेकिन मेरी जुओं पर थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ा। जितना आप लोग परेशान हैं उससे ज्यादा मैं परेशान हूँ। मेरी हालत आप लोग नहीं समझ सकते, मुझे कितनी परेशानी होती है। इतना बोलकर भावना आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। भावना की बातें सुन जयंती और संजय को बहुत बुरा लगता है, इसलिए अब वो देसी तरीके से भावना की सर की जुओं को खत्म करने का तरीका ढूंढते हैं। भावना बहू, ये नींबू और लहसुन का पेस्ट है, इसे लगाने से तेरी सारी सर की जुएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये ले, इसे लगा ले। भावना जल्दी से वो पेस्ट अपने सर पर लगा लेती है। अब रोज भावना अपनी सास के बताए गए देसी नुस्खे का इस्तेमाल करती है, जिससे कुछ ही हफ्तों में भावना के सर की सारी जुएं खत्म हो जाती हैं। माँ जी, आज आपकी वजह से ही मुझे इन जुओं से राहत मिल पाई है, वरना मैं तो खुजा खुजा कर पागल हो चुकी थी। अब तुझे अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर अब भी तू लापरवाही करेगी तो ये परेशानी तुझे दोबारा हो सकती है, समझी? भावना अपनी सास की बातों को अब अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद अब भावना अपने बालों का अच्छे से ध्यान रखती है। उन्हें हफ्ते में कम से कम 3 बार वॉश करती है और ना ही किसी और की कंघी का इस्तेमाल करती है, जिससे अब भावना के बाल बहुत साफ और सुंदर हो जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारी तो तबीयत अब बार बार बिगड़ती ही रहती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। अजी, आप कुछ मत करो, बस मेरी बेटी को हॉस्टल से वापस बुला लो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं उसे कभी मिल भी नहीं पाऊंगी। जाने से पहले मैं एक बार अच्छे से अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। भाग्यवान, ऐसा मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रही बात शेफाली की, तो आज ही शेफाली को कॉल कर देता हूँ और उसे घर बुला लेता हूँ। मनोहर ये सोचकर अपने घर के टेलीफोन से अपनी बेटी के हॉस्टल में फोन करता है और उससे बात करके उसे घर आने के लिए कहता है। बेटी, तेरी पढ़ाई तो कब की पूरी हो चुकी है। अब तक तो तुझे वहां से वापस घर आ जाना चाहिए था और तू अभी तक नहीं आई। देख बेटी, तेरी माँ बीमार है, उसे कब क्या हो जाए ये तो अब भगवान ही जाने। अगर तू अभी भी नहीं आई तो भगवान ही जाने क्या होगा तेरी माँ का। अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? आपने मुझे बता दिया, मेरे लिए काफी है। मैं कल ही घर लौट आऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। शेफाली अगले ही दिन की ट्रेन से अपने गांव आ जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ और अपने पिता से मिलती है। अरे माँ, आप ठीक तो हो ना? शेफाली बेटी, आखिरकार तो आ ही गई। मुझे तो लगा था तेरे आने से पहले ही मैं अपने ये प्राण छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची तो आ गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। माँ, आप चिंता मत करो, मैंने शहर की सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया है। वो आपका चेकअप बहुत अच्छे से करेगा और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अरे वाह बेटी, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। ये सुनने के बाद ममता और ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगती है। अजी, डॉक्टर को मत बुलाओ, बस मेरे जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है।
उसे पूरा करवा दो। अरे भगवान, देरी किस बात की कर रही हो? जल्दी से बताओ, क्या आखिरी तमन्ना है तुम्हारी? बस अब मैं जाने से पहले अपनी बेटी की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। अपनी आँखों से बस मेरी यही छोटी सी ख्वाहिश है। मान जा बेटी, मान जा। ममता की बातें सुनने के बाद उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? ऊपर से मैं बिना जाने ही किसी के परिवार से कैसे सेटल हो पाऊंगी उनके साथ? अरे बेटी, तेरी माँ की भी तो शादी ऐसे ही हुई थी, तो तू कर लेगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरी बात मान ले बेटी, इसके बाद फिर मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं। मैं खुशी खुशी भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। ना चाहते हुए भी शेफाली को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। वो अपने मन ही मन सोचती है, ठीक है माँ, मैं आपके आखिरी सपने को जरूर पूरा करूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। शेफाली अपनी शादी के लिए ना चाहते हुए भी मान जाती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इतना तो कोई पागल नहीं है कि 2 दिन में रिश्ते के लिए हाँ भी कर देगा और शादी भी कर लेगा। शेफाली ऐसा सोच ही रही थी कि उसके पिता मनोहर उसके लिए लड़का भी ढूंढ लेते हैं और शादी भी पक्की कर देते हैं। 2 दिन में ही बेचारी शेफाली की चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है, जिसके बाद मनोहर और ममता उसे उसकी ससुराल विदा कर देते हैं। जा बेटी, अब तेरी पूरी दुनिया तेरा ससुराल है। तुझे हमेशा उनका ख्याल रखना है और उनकी सभी बातें माननी है। ममता की बातें सुनकर शेफाली अपने ससुराल में पहुंच जाती है, जहां उसकी सास पार्वती उसका स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। आ जाओ और यहाँ आकर बैठ जाओ। पार्वती अपनी नई बहू को सोफे पर बैठा देती है और सभी औरतों से कहती है, चलो बहनों, अब बहू रानी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दो। इसके बाद बाकी की भी रस्म शुरू करनी है। पार्वती के कहने पर एक एक करके सभी शेफाली की मुंह दिखाई करती हैं, जिसकी वजह से मुंह दिखाई में बहुत समय लग जाता है और शेफाली मन में सोचती है, हे भगवान, ये सब मुझे और कब तक झेलना पड़ेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। शेफाली बहुत थक चुकी थी। आखिर में जब उसकी सास पार्वती उसकी मुंह दिखाई करती है तो वो सोने और डायमंड का नेकलेस अपनी बहू शेफाली को देती है। ये ले बहू, ये सब तेरी मुंह दिखाई में। अब जाकर अपने कमरे में थोड़ा फ्रेश हो जा, क्योंकि इसके बाद तेरी रसोई की रस्म होगी। याद रहे कि तुम खाना इतना स्वादिष्ट बनाना कि कोई भी खाए बस तुम्हारे ही गुण गाए। शेफाली अपनी सास की बात मान लेती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट जाती है। हाय, ये तो चमत्कार ही हो गया। इस सुकून के लिए तो मैं कब से तड़प रही थी। शेफाली अपने ससुराल में अपनी ही बेड पर लेटकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी इस खुशी को बहुत जल्द किसी की नजर लग जाती है, जिसके चलते उसकी ननंद उसे बुलाने आती है। चलो ना शेफाली भाभी, सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। शेफाली अपनी ननंद की बात मानकर नीचे आ जाती है, जहां पर पार्वती उसे रसोई में लेकर जाती है और रसोई के बारे में सब समझा देती है। देखो, मैंने तुम्हें सब समझा दिया है। अब तुम यहाँ पर आराम से सभी के लिए खाना बना सकती हो। पार्वती किचन के बारे में समझाने के बाद वहां से चली जाती है, लेकिन बेचारी शेफाली तो हॉस्टल से आई हुई लड़की थी, उसे खाना तो बनाना आता ही नहीं था। अरे ये क्या, माँ जी ने मुझे खाना बनाने के लिए बोल तो दिया, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो आज बहुत बुरा फंस गई। शेफाली बहुत परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद उसे और कोई ऑप्शन नहीं मिलता। वो ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देखकर सबसे पहले वो आटा गूंथती है। अरे ये क्या, आटे में तो पानी ज्यादा हो गया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसके अंदर सूखा आटा डाल देती हूँ। शेफाली जैसे तैसे करके आटा तो गूंथ लेती है, लेकिन जब गोल रोटी बेलकर बनाने की बात आती है तो उससे एक भी रोटी बेल नहीं पाती और सभी रोटियों में भारत का नक्शा बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा तो रोटियां जल ही जाती हैं और वहीं वो सब्जी भी आधी कच्ची और आधी पकी हुई बनाती है। अपने हाथों से पहली बार खाना बनाने पर शेफाली बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा नहीं टिक पाती।
जैसे ही वो खाने की टेबल पर खाना लगाती है, वो घर के सभी लोगों को बुला भी लेती है। ये देखो, मैंने आज आप सभी की मनपसंद की चीजें बनाई हैं। आप मेरे हाथों का खाना खाकर बहुत खुश होंगे। शेफाली बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ खाना लगाती है, लेकिन जब घर के सभी सदस्य खाने की शक्ल देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अरे बहू, ये सब क्या है? ये तूने कैसा खाना बनाया है? बिल्कुल बकवास लग रहा है। छी छी, ऐसा खाना खाकर मुझे मरना नहीं है। प्रियांक बिना खाना खाए ही उठ जाता है। हे भगवान, बहू तू इतनी बड़ी हो गई, तुझे घर के कामों के बारे में जरा भी नहीं पता। और ये सब कैसी रोटियां हैं? क्या तुझे रोटियां बेलनी नहीं आती? सबकी डांट सुनने के बाद शेफाली रोते हुए कहती है, मैं बचपन से ही हॉस्टल में बड़ी हुई हूँ। वहाँ हमारे काम करने के लिए मेड होती है, इसीलिए मुझे कोई काम करना नहीं आता। शेफाली के रोने पर पूरा परिवार उसे चुप करवाता है, जिसके बाद उसकी सास उससे कहती है, मेरी प्यारी बहू, तुम्हें रोटियां बनानी नहीं आती तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तुम्हें रोटियां बनाना मैं सिखा दूंगी। पार्वती पहले दिन से ही अपनी बहू को रसोई में रोटी बनाना सिखाती है, जिसके बाद शेफाली को शुरू में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो घर के सभी काम सीख लेती है और उसे स्वादिष्ट खाना बनाना भी आ जाता है, जिसके बाद उसके हाथों की साफ सुथरी गोल रोटी खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब शेफाली अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।